अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास बिहार बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का। ठीक है, ये 2023 से 2024 के सेशन का है। तो आज ही मेरे पास आया है, तो इसको क्यों ना हम लोग सॉल्व करें मिल के। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? तो टोटल क्वेश्चंस हैं 30 ऑब्जेक्टिव है, 30 ऑब्जेक्टिव है और बाकी के सब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरे डिटेल्स के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव पे ज़रूरत महसूस हुई तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट कोड बता दे रहा हूँ मैं। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसका सब्जेक्ट कोड है 110। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। हाउ इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो जी, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर हो, जब उसको दशमलव में कन्वर्ट करिएगा ना, तो या तो वो पूरा पूरा कट जाता है। जैसे 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 0.5 आएगा, मतलब पूरा पूरा कट जा रहा है, रिपीट आगे नहीं जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो जब भी आप किसी परिमेय संख्या को भाग देते हैं तो या तो वो पूरा पूरा कट जाता है। जब पूरा पूरा कट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत। या ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा ना कटे। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर ले रहा हूँ मैं, 22/7। 22 में 7 से भाग दीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा कितना, 3.142857। यही चीज़ बार बार रिपीट होगा, यही चीज़ क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो जो रेशनल नंबर होता है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। अशांत मतलब जो कभी खत्म ना हो, हाँ, लेकिन खत्म नहीं होता है तो रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं जी? आवर्ती। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब रिपीटिंग। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत या अशांत। अनावर्ती, अनावर्ती नहीं, अनावर्ती नहीं, अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। शांत या अशांत आवर्ती, ये सही है। शांत भी हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है। ठीक है, आवर्ती मतलब रिपीट होने वाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3.721435 कैसी संख्या है? तो परिमेय है या अपरिमेय है या वास्तविक नहीं है या इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन देखो, परिमेय संख्या, ये एकदम बिल्कुल परिमेय है भाई। जो आपका 3.7435 है, इसको हम लोग परिमेय में कन्वर्ट कर सकते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 2 4 2 6। तो जैसे ये दशमलव हटेगा, जैसे ये दशमलव हटेगा, नीचे में आप 6 जीरो बैठा दीजिए। नीचे में आप क्या करिए, 6 जीरो बैठा दीजिए। तो जाहिर सी बात है ये परिमेय संख्या था, आगे आपको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हो गया आपका 2 सवाल अभी तक निकल गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे आपको क्लास 10th का सिलेबस पूरा कराया जा रहा है और क्लास 9th का भी इंशाल्लाह जल्द ही स्टार्ट होगा। 0.5 का p/q के रूप में क्या है? ठीक है, p मतलब p/q मतलब इसको परिमेय संख्या में चेंज करना है, वही हमसे पूछ रहा है। 0.5, चलो जी इसको सिंपल से कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक। तो ये पूरा नंबर जो है लिख दीजिए 05। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब ये सिंपल 5 लिखा हुआ, अभी समझिए तो पॉइंट को छोड़ के। चलिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो नीचे में 1 जीरो बैठा दीजिए। तो 0.5 को जब हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में p/q के रूप में, ये हमारा p है, ये हमारा क्या है, q है, तो क्या आ रहा है 5/10। 5/10 ऑप्शन कहीं है, नहीं है, तो इसको काट कुट करिए जरा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कुल मिला के हमारा 0.5 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2। 1/2 ऑप्शन में कहाँ है हमारा, तो ए नंबर ऑप्शन। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन सेट है उसने गलती टिक लगाया हुआ है, बी पे लगाया हुआ है। 0.5 का वैल्यू क्या होता है भाई, 0.5 का वैल्यू होता है रेशनल नंबर में 1/2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन 7/9 का दशमलव रूप है? 7/9 का दशमलव रूप इनमें से कौन है? तो देखो जी, सिंपल 7 में 9 से भाग दीजिए। कह रहा है कि 7/9 का दशमलव रूप क्या होने वाला है, तो सिंपल चलिए भाग देते हैं हम लोग 7 में 9 से। चलो पॉइंट बैठा के क्या देंगे यहाँ पे, अब 7 तो छोटा है 9 से, तो पॉइंट बैठा के 0 देंगे। चलिए 9 सते 63, 70 में से 63 गया, फिर 7, फिर पॉइंट का बदला 1 जीरो, फिर 9 सते 63, 70 में से 63 गया 7, फिर पॉइंट का बदला 1 जीरो। अब लग रहा है कि यही चीज़ बार बार रिपीट होगा, 0.777777। तो इनमें से कौन दिख रहा है हमें भाई, निम्नलिखित में से कौन 7/9 का दशमलव रूप है?
0.7 नहीं है भाई, ये क्या आ रहा है एक्चुअल में, भाग दे के 7 में 9 से 0.7777 ये चीज़ आ रहा है, मतलब अशांत, खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है ये। 0.7 है, बिल्कुल नहीं है। 0.07 है, बिल्कुल नहीं है। 0.73 है, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ, बच्चे ने सही टिक लगाया, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन दे देता 0.77777 तब इसको हम लोग टिक लगाते, या ऐसा दे देता 0.7 इसके पावर रेकरिंग दे देता तब इसको हम टिक लगाते। इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो जब ढूंढने से ना मिले तो क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए। जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, उस पर टिक लगा देना चाहिए हमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पाई का सन्निकट मान इसमें से कौन है? सन्निकट मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग में। क्या होता है? लगभग में। देखिए पाई का मैं एक आपको आज खास रूल बता देता हूँ। हम लोग 9th 10th में क्या करते हैं, पाई बराबर लिख देते हैं 22/7, या पाई बराबर लिख देते हैं 3.14, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। पाई जो होता है ना 22/7 के बराबर नहीं होता है, ये लगभग में बराबर होता है। पाई जो है 3.14 के बराबर नहीं होता, ये लगभग में बराबर होता है, ठीक है। पाई का मान होता है 3.14, आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। ये सब तो लगभग में वैल्यू है पाई के। जैसे 22 में 7 से भाग दीजिएगा ना आप घर पे जाके, आप अपने रूम पे या अपने कॉपी पे, तो 22 में 7 से भाग दीजिए तो आएगा आपको क्या, 3.142857। यही चीज़ बार बार रिपीट होगा, तो इसी में से हम 3.14 उठा लेते हैं। पाई का तो मान कभी खत्म नहीं होता है, तो 3.14 यहाँ भी आ रहा है शुरू में, 3.14 यहाँ भी आ रहा है, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं 22/7 का मान जो है लगभग में पाई के बराबर है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट में, लगभग, सन्निकट, एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो पाई का सन्निकट मान क्या होता है, 22/7, ठीक है। वही कह रहा है कि पाई का लगभग में इसमें से मान कौन होता है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं भाई, जहाँ पाई होता है वहाँ हम लोग क्या डाल देते थे, 22/7। चलो आगे देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है हमसे। 6 नंबर कह रहा है, तो 5 का ऑप्शन क्या हुआ जी, 5 का ऑप्शन हो गया सी। 6 नंबर क्या कर रहा है कि बहुपद x³ x² - 4 का घात क्या होगा, पावर इन डिग्री इनमें से क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब डिग्री। देखो डिग्री क्या होता है, जैसे मैं एक आपको बहुपद दे रहा हूँ, x³ - 3x⁻7 + 5x, इतना बड़ा बहुपद है, इसका डिग्री चाहिए आपको, घात, ठीक है। डिग्री इसका क्या होगा, घात क्या होगा, तो देखो जी किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री पूछे ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, 3, यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, ईस्ट वाले टर्म का 7, इस वाले टर्म का कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है पावर में, सबसे ज़्यादा 7 है ना, तो 7 ही पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए था, हालांकि सवाल ये है, अब कितने बच्चे क्या किए होंगे इसमें, वो जल्दी से डिग्री बता दिए होंगे 3, सबसे ज़्यादा उनको दिख रहा होगा 3, तो ऑप्शन नंबर वो लगा दिए होंगे, कौन सा भाई, इसमें दिया है कि नहीं, हालांकि दिया नहीं है, खैर कोई बात नहीं। x³ का अंतर भेजो, x³ x² से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, अरे बेस सेम है, अब गुना में जाएगा तो पावर जुड़ जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर x³ 4 से गुना होगा तो 4x³ हो जाएगा। अब जरा बताइए, इसी बहुपद को तोड़ के हम लोग ऐसे लिख दिए, इस वाले टर्म का डिग्री 5 है, इस वाले टर्म का डिग्री 3 है, ज़्यादा डिग्री कहाँ पे, यहाँ ना 5, तो इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या कहलाएगा, 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर छठा का ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर 5, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 6 का बी नंबर टिक लगाया होगा उनका बिल्कुल एकदम क्या होगा, सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि px बराबर x² - 3x + 5, हाँ एक बहुपद दे दिया है x² - 3x + 5। अब px का मतलब क्या है, ये जो भी बहुपद है ना किस चर में है, x में है, ठीक है। वही कह रहा है पोलिनोमियल इन x दे दिया, x² - 3x + 5, तो p0 का मान इनमें से कौन होगा। x की जगह क्या रखना है, बोलिए, x की जगह 0 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 0 रखो, 0 का स्क्वायर - 3 × x की जगह क्या रखना है, 0 + 5, 0 का स्क्वायर कितना, 0 माइनस करना, 3 × 0 कितना हुआ, 0 + 5, ये 0 - 0 खत्म हो गया, 0 के बदले तो कुछ भी नहीं होता है, क्या बचा हमारे पास, 5। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, 7वां का आपका सी नंबर, क्या हुआ जी हमारा आंसर, 5 हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 2x³ + x² + x²
को x से भाग देने पर भागफल क्या होगा? तो कोई बात नहीं भाई, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x को भाग देना है किससे? x से। देखिए जब सिंगल टर्म रहे ना तो इस तरह भाग देना ज़्यादा आसान होता है। चलो जब इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये बटा में 2x³ बटा में x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x बटा में x हो जाएगा। चलो 2 का 2, x³ में x से भाग दीजिएगा एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर में x से भाग दीजिएगा एगो x को काट देगा, एगो x बचेगा, x से x एक बार में कट गया। तो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है कहीं पे 2x² प्लस x प्लस 1, 2x² प्लस x प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी आपका इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें भाई, शेयर की ज़रूरत है ना। चल देखो 9 नंबर सवाल, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 4 हो तो p4 बराबर क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, कि कोई बहुपद है px, इसका एगो फैक्टर दे दिया है x - 4, ठीक है। तो हमसे कह रहा है क्या, p4 का वैल्यू ज्ञात करिए। देखो जी, जब भी हमें किसी बहुपद का फैक्टर पता होता है ना, तो उस फैक्टर को, जो फैक्टर दिया रहता है उसको 0 के बराबर हम लोग रखते हैं, वहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। जैसे x समान आ गया 4, इस 4 को अगर हम इसमें रखेंगे ना तो जो भी रिजल्ट देगा हमको 0 देगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या देगा हमको? 0 देगा। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का चीज़ है। तो जाहिर सी बात है, अगर px का एक फैक्टर x - 4 है, तो x - 4 को हम लोग 0 के बराबर किए, x का वैल्यू 4 आया। यही 4 अगर हम इस px में, माने जो भी बहुपद रहा होगा उसमें x की जगह 4 रखेंगे ना तो उसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा, ठीक है। ये तो आपका अलजेब्रा का सवाल है 9th क्लास का, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ये सब पढ़ना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा जी? 0 इज द राइट आंसर। कह रहा है 10 नंबर में क्या, कि 105 गुने 95 का गुणनफल क्या होगा? 105 गुने 95 का गुणनफल क्या होगा? तो देखो जी, 105 गुने 95, एक तो तरीका है कि इन दोनों को आप क्या करिए, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा तभी भी। और एक तरीका है कि 105 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 5, और 95 को लिख सकते हैं क्या, 100 - 5। a + b पे टूट गया है, a + b क्या होता है? a² - b²। 100 का स्क्वायर मतलब 4 को 0, 10,000, और 5 का स्क्वायर मतलब 25। 10,000 में से 25 गया भाई, कितना बचा? 9,975। 9,975 इसमें आपको कहीं दिख रहा है क्या? 10 नंबर में, ओ ऑप्शन नंबर यही दिख रहा है, बच्चे ने सही बनाया है 9,975। उस बच्चे ने क्या किया होगा? बच्चे ने यही किया होगा कि 105 में 95 से गुना कर दिया होगा और आंसर लिख दिया होगा। एग्जामिनर को क्या पता कि उसने किसी फार्मूला का यूज़ किया या नहीं, एग्जामिनर को तो ऑप्शन से मतलब रहता है। चलो देखो जी नेक्स्ट, 11 नंबर कह रहा है -2 - 3 किस चतुर्थांश में रहता है? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ में? अरे हम लोग पढ़े हैं किस में, इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, नियामक ज्यामिति में। -2 - 3, -2 और -3 चाहिए ना, किधर गया? हाँ -2 - 3। तो ये सब प्लस वाला होता है, ये सब माइनस वाला, ये सब प्लस वाला और ये सब माइनस वाला। हमें चलना है -2 और -3। ये कहाँ पे होगा? तो माइनस, ये x होता है और ये क्या होता है? y। तो x नेगेटिव किधर है? ये वाला x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। x नेगेटिव इधर, मतलब -2 इधर कहीं रहा होगा, और y कितना चलना है? -3। तो y -3 किधर होगा? ये प्लस वाला y है, इधर माइनस वाला है, तो -3 इधर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है -2 - 3 इधर रहा होगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? ये कौन सा चतुर्थांश है? यहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। चतुर्थांश को जब गिनते हैं हम लोग क्वाड्रेंट को, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। ये किस चतुर्थांश में है जी? ये थर्ड चतुर्थांश में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, बच्चे ने सही बना दिया जी। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि x अक्ष पर किधर गया? x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या है? ठीक है, ये देखो जी, जो 11 नंबर सवाल था, -2 - 3 किस चतुर्थांश में है? तो किस चतुर्थांश में था? तृतीय चतुर्थांश में। और ये 10 नंबर जो सवाल था, 105 गुने 95 का आंसर क्या था हमारा? ए नंबर था। 12 नंबर सवाल देखिए, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है? x अक्ष पर, ठीक है, ये हमारा x होता है, ये होता है y। चलो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बहुत सारा रहता है। इसका निर्देशांक चाहिए, इस पॉइंट का।
कह रहा है कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु का निर्देशांक में जो भी आपका y का वैल्यू होता है क्या आता है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है। चलो इसका हम एक्स अक्ष पे इस पॉइंट का निर्देशांक निकालते हैं। यहाँ से चलिए x कितना चले 1, y चलने की जरूरत है ऊपर चाहे नीचे, नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो यहीं रुक जाएंगे, तो y 0 चले। इस वाले निकालो, इस वाले पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, तो यहाँ से चलना शुरू करिए। x कितना चले 2, y चलने की जरूरत है ऊपर या नीचे, बिल्कुल नहीं चल, क्योंकि हमें यहीं पे पहुंच जाना था, तो y 0 चले। तो कुल मिला के बात यह आ रहा है कि x अक्ष पे y का वैल्यू क्या होता है 0। x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है भाई 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। और एक बात और याद कर लीजिए, उसी तरह y अक्ष पे x का वैल्यू 0 होता है और x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है, मतलब रट्टा मार लेना है, समझ लीजिए। तो क्यों होता है अभी मैंने समझा दिया। 13 नंबर देखो जी, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, ओ माय गॉड, ये x ये y मूल बिंदु इसको बोलते हैं, जहाँ x अक्ष y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं ना, उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु मतलब एकदम जहाँ से रास्ता शुरू होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 और 0, रास्ता यहीं से चलना शुरू करता है। अब इधर चलेगा 1 2 3 4 5, इधर चलेगा -1 -2 3 4, उसी तरह इधर 1 2 3 4 -1 -2 -4 इधर। तो यहाँ क्या होता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी नंबर। अरे बच्चे ने एकदम सही मारा है। चलो देखो जी, अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है क्या 14 नंबर सवाल में कि किसी त्रिभुज में अधिक कोणों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है। क्या क्या ऑप्शन दिया है भाई, 1 2 3 या 4। अधिक कोण किसको कहते हैं, वो कोण जो 90 डिग्री से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। 180 से क्या हो, छोटा हो। हमसे क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं, किसी त्रिभुज में अधिक कोणों की महत्तम संख्या, मैक्सिमम कितना अधिक कोण हो सकता है। देखो जी, किसी त्रिभुज में एक से ज़्यादा अधिक कोण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है 180। अगर आप दुइयों को 90 ले लीजिएगा ना, तो अभी भी ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अधिक कोण कहते हैं किसको, 90 से बड़ा 180 से छोटा। ठीक है, 90 से बड़ा नहीं, हम 90 ही 2 को ले रहे हैं। है ये 2 एंगल मिलके आपको 90 90 180 हो जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ दुइयों को मिलके क्या हो जा रहा है 180 हो जा रहा है। तो किसी त्रिभुज में 2 को 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है। तो 90 डिग्री से बड़ा 2 को कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि किसी भी त्रिभुज में अधिक कोणों की संख्या खुद से खूब कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। जैसे किसी का मन किया कि एक त्रिभुज बना लिए, ये 120 डाल दिया और ये आपका कितना डाल दिया, मान चलिए ये आपका 40 डाल दिया, तो 120 से 40 कितना हुआ 160, और ये 20 डाल दिया। ठीक है, ये त्रिभुज पॉसिबल है। ये 120 डिग्री क्या है, अधिक कोण है, 90 डिग्री से बड़ा है ना, 180 से छोटा है। लेकिन भाई बाकी दोनों क्या है, ये न्यून कोण है, 90 से छोटा कोण है तो न्यून कोण है। तो किसी त्रिभुज में मैक्सिमम अधिक कोणों की संख्या, ऑब्ट्यूज एंगल की संख्या कितनी हो सकती है भाई, किसी त्रिभुज में मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल की संख्या कितनी हो सकती है, तो 1 हो सकती है। ये भी याद रख लीजिए, किसी त्रिभुज में मैक्सिमम 90 डिग्री की संख्या कितनी हो सकती है, कितने समकोण हो सकते हैं किसी त्रिभुज में, तो किसी त्रिभुज में मैक्सिमम 1 ही को समकोण हो सकता है, 1 ही को 90 डिग्री का कोण हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, किसी त्रिभुज में अधिक कोणों की महत्तम संख्या, मैक्सिमम संख्या क्या होगी, 2 मार दिया बेचारे ने, 1 क्या होगा भाई, 1 होगा। त्रिभुज ABC में यदि BC बराबर AB, कह रहा है क्या, कोई त्रिभुज ABC है, ABC, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, BC बराबर AB है, ये BC और ये AB, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एंगल C 80 डिग्री, एंगल C ये वाला कितना डिग्री, 80 डिग्री। तो हमसे कह रहा है एंगल B ज्ञात करिए, ये वाला एंगल क्या करना है, निकालना है। तो देखो जी, ये कौन सा त्रिभुज है पहले पता करो। वैसे त्रिभुज जिसके 2 को साइड बराबर हो, AB और BC बराबर दे दिया है, मतलब 2 को साइड बराबर दे दिया है, ये दोनों क्या किया है, बराबर दिया है, तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये वाला और ये वाला बराबर है ना, तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों बराबर है ना, ये भुजा, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 80 है, तो ये भी कितना होगा, 80। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री।
80 80 160 बचा कितना 20, तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। एंगल बी कहाँ गया, कितना नंबर सवाल था जी, 15 नंबर, ठीक है ये था। तो एंगल बी कितना होगा भाई 20 डिग्री। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। किसी त्रिभुज में समकोणों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, समकोण मतलब 90 डिग्री, अरे अभी तो समझाया मैंने। किसी त्रिभुज में समकोणों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम संख्या होगी राइट एंगल की, कितनी भाई, खूब से खूब 1 होगा। किसी त्रिभुज में 2 को 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर 2 को 90 डिग्री हो गया तो 2 को एंगल मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा, तो बात फॉल्स हो जाएगा। और त्रिभुज कहता है कि नहीं हम तीनों एंगल मिलकर कितना होंगे 180 डिग्री होंगे। 17 नंबर सवाल देखिए, दी गई आकृति त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, क्या कह रहा है जी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ये दोनों आपस में बराबर है। एंगल ए 100 डिग्री है, अच्छा ठीक है ये 100 डिग्री है। एंगल बी की माप ज्ञात करिए, इसका हमको वैल्यू पूछ रहा है। देखो जब भी मैंने बताया, वैसे त्रिभुज जिनकी 2 साइड बराबर हो, 2 भुजा बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये और ये बराबर है ना, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों कोण बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। 100 को हाई ले लिया, बचा कितना, बचा आपका 80 डिग्री। अब 80 में से है दोनों बराबर बराबर लेगा तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 40। तो कुल मिला के एंगल बी बराबर क्या हो गया, जो पूछ रहा था हमसे, एंगल बी की माप क्या होगी 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी, एकदम बिल्कुल सही मारा है बच्चे ने। 18 नंबर देखिए, त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी और सी परस्पर बराबर हैं। तो त्रिभुज ए बी सी है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी और सी, ए भी और सी भी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज होगा। अच्छा देखो जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है 180, ये तीनों बराबर है तो जाहिर सी बात ये 60 रहा होगा, 60 रहा होगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज। किधर गया ऑप्शन, बी नंबर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 क्या, यदि 2 आयत सर्वांगसम हो तो उनके क्षेत्रफल होते हैं। देखो जी, कह रहा है 2 आयत क्या है, सर्वांगसम है। 2 आयत है, ये दोनों क्या होते हैं, कह रहा है कि ये दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट है। देखिए जब 2 फिगर सर्वांगसम होते हैं ना, जब 2 फिगर सर्वांगसम होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे पूरी तरह से तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। यदि 2 आयत सर्वांगसम हो तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम हम लोग सही चल रहे हैं अभी तक। अगर वीडियो को लाइक आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। देखो जी, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 20 नंबर सवाल की तरफ। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, एवं एक विकर्ण दे दिया 11 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखो जी भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बस फार्मूला याद रहना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, कोई समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, इसको मान लो विकर्ण 1, इसको मान लो विकर्ण 2, D1 D2। ठीक, दोनों विकर्ण को हम लोग मान लें D1 और D2। चलो मान लेते हैं D1 × D2। ये क्या है, दोनों विकर्ण है, D से डायगोनल 1 और डायगोनल 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, दोनों विकर्णों का गुणनफल। हाँ, सवाल में क्या क्या दिया है देखो जी, यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे दिया 88, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया 88, फार्मूला का 1/2 और दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण दे दिया है, कितना दिया है, दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण दे दिया है, कितना भाई 11 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है दूसरा विकर्ण, मान चलो D1 हमारा 11 है, हमसे पूछ रहा है D2। ठीक है, बस सिंपल निकालिए, D2 को यहीं रहने दीजिए, हाई 2 उधर जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, 11 गुना में इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा 11, 11 8 88, 8 2 16। तो जो D2 आ गया हमारा, डायगोनल नंबर 2 है, विकर्ण नंबर 2, कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर है कहीं पे 16। ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही मारा बच्चे ने। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में BM परपेंडिकुलर टू क्या है CD है, तो इसमें से कौन सा बात सही है।
ये चारों बात क्या दिया है, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, मतलब ये चारों दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें से कौन सा बात सही है? देखो जी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। इस समांतर चतुर्भुज के लिए हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो आधार किसको कहते हैं, जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनता है ना उसको आधार बोलते हैं। तो इस वाले भुजा पे 90 डिग्री का कोण जाके बन रहा है, दे तो आधार क्या हो जाएगा, CD इंटू ऊंचाई, ऊंचाई बोलते हैं ये जो परपेंडिकुलर रहता है ना, ये वाला इसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई क्या है, BM। तो CD इंटू BM कहीं दिख रहा है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। CD इंटू BM, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, D सही हो गया। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा सवाल था। यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में BM परपेंडिकुलर टू CD, ये परपेंडिकुलर का निशान है, मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, BM जो है 90 डिग्री बना रहा था किस पे, CD पे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही निकला, D नंबर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, बगैर देरी किए हुए। ठीक है, क्यों हिल रहे हो भाई तुम इतना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, फिर से देख लीजिए। समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। ऑप्शन दे दिया है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 1 गुना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल इंटू में दोनों विकर्णों का गुणनफल। हमसे क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल, समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। चलो इसको उधर रहने दो, इस वाली चीज़ को अभी क्या करेंगे, इधर रहने दीजिए। ये 2 गुना में इधर सॉरी ये 2 भाग में इधर आ गया तो उसमें गुना हो जाएगा जाके, तो क्या हो जाएगा 2 गुने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का ये क्या लिखा हुआ है, दोनों विकर्णों का गुणनफल लिखा हुआ है। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल बराबर होता है किसके, तो 2 समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के, मतलब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के कितना गुना, 2 गुना। कितना गुना भाई, 2 गुना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 22 का ऑप्शन नंबर है A। चलिए अब बस 8 सवाल बचे हुए हैं, देखते हैं हम लोग। द्वितीय पद के किस बिंदु के भुज का चिन्ह होगा। चलो देखो जी, हाँ बहुत ही मेहनत लग रही है, आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है कह रहा है, देखिए ध्यान से। अच्छा, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये क्या होता है, चतुर्थ। यहाँ सब प्लस होता है, ये भी प्लस वाला होता है, ये माइनस, ये भी माइनस वाला। कह रहा है क्या 23 नंबर में, द्वितीय पद के किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा। अच्छा, द्वितीय पद कौन सा है, द्वितीय पद सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला है। इसमें अगर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या क्या होने वाला है, x कितना होगा माइनस, और y कितना चलना पड़ेगा प्लस। देखो ये हमारा होता है x और ये हमारा होता है y। ठीक है, हिंदी में हम लोग x को भुज बोलते हैं और हिंदी में y को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो हमसे पूछ रहा था क्या कि द्वितीय पाद के किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा। तो अगर इस पाद में, इस क्वाड्रेंट में कोई बिंदु है तो उसका भुज क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। क्या होने वाला है, निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर किधर है, रीड, निगेटिव। बंदे ने सही टिक लगाया। ठीक है, निगेटिव होगा। 24 नंबर देखो जी, 1 2 किस अक्ष पर स्थित है। चलो 1 और 2, 1 और 2 बिंदु 1 और 2, ये जो 1 2 किस अक्ष पर स्थित है। चलो पहले चलते हैं 1 2 कहाँ पे होगा। मान चलो इधर 1 होगा, 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ये दोनों प्लस वाला है, +1 +2। तो यहाँ से चलिए +1 चल दिया, 2 चलेंगे तो मतलब इधर चलेंगे कहीं पे, तो 1 और 2 यहाँ पे होगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्या कि 1 2 किस अक्ष पर स्थित है भाई। ये अक्ष पे स्थित है, नहीं इधर अंदर में स्थित है। अक्ष मतलब x अक्ष या y अक्ष, ये तो किसी अक्ष पे स्थित नहीं है, ये तो कहीं अंदर में स्थित है, ये बिंदु कहीं अंदर में स्थित है। तो 1 2 किस अक्ष पर स्थित है भाई, x अक्ष पर बिल्कुल नहीं, y अक्ष पर, y अक्ष पे भी नहीं है। ए और बी दोनों, x अक्ष y अक्ष दोनों पे एक पॉइंट कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ भाई, डी इज द राइट आंसर। चलो अब हम देखते हैं कितना नंबर सवाल। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 24। कितना नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल। ये क्या कह रहा है कि बिंदु 1 24 तो अभी ही देखे ना। 25 नंबर,
एक घनाकार बक्से का विकर्ण रूट 300 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। घनाकार बक्से का विकर्ण, घन घन घन, अरे घन तो यही होता है ना, ये वाला। और फॉर्मूला आपको पता है, घन का विकर्ण क्या होता है। घन का जो विकर्ण होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, भुजा रूट 3। भुजा रूट 3। क्या दिया है आपको, एक घनाकार बक्से का विकर्ण, अच्छा विकर्ण दे दिया है रूट 300, रूट 300। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है क्या, उसका आयतन निकालना है, मतलब घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्या होता है, भुजा का क्यूब। अगर किसी तरह भुजा निकालने हैं तो आयतन भी निकल जाएगा। चलो अब भुजा किस से निकलेगा भाई, विकर्ण की मदद से। विकर्ण दे रखा है, भुजा रूट 3 है, ये रूट 300 बराबर भुजा रूट 3। यहाँ से भुजा निकलेगा भाई। चलिए रूट 3 गुना में इधर आएगा तो, इधर आएगा तो भाई भाग में। देखो रूट के अंदर 300 भी है, रूट के अंदर 3 भी है, तो दोनों को एक साथ रूट दे दीजिए, अलग अलग देने की क्या जरूरत है। ये मैथ का तो तरीका है, ये आपको आना चाहिए ना। 3 से 300 का कितना बार में कट गया, 100 बार में। 100 का वर्गमूल कितना हुआ, 10। तो भुजा कितना निकला, 10। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब मतलब 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब 1000 अब सेंटीमीटर हो गया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर ए। चलो जी 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा दूं मैं, मिटाना भी जरूरी था कि नहीं, मिटाना भी ज़रूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था। कब तक संभाल के रखिएगा ये क्या बोलते हैं, यहाँ ये गंदगी हो गया था ना बोर्ड पे, ठीक है, गलत मीनिंग नहीं निकलना है। यदि ए बी सी आयाम, आयाम बोलते हैं डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। यदि ए बी सी आयाम वाले किसी घनाभ का आयतन भी है, ओ माय गॉड, घनाभ का आयतन क्या दे दिया है, भी, और क्या दिया है, और क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया को क्या बोल रहा है वो, एस बोल रहा है। तो ये वाला चीज किसके बराबर होगा इसमें से, ठीक है। क्या दिया है देखो जी जरा, दिया है 2/s। मैं देख, क्या पता आपको दिख रहा है कि नहीं, चलो दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पे है 2/s 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c, ठीक है। और क्या कह रहा था कि ए बी सी आयाम वाले, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई कितना दिया था a, चौड़ाई कितना दिया था b, ऊंचाई, ऊंचाई कितना बोल रहा है c बोल रहा है, हिल क्यों रहा है तुम, ठीक है। हाँ लंबाई कितना है a, चौड़ाई कितना है b, ऊंचाई कितना है c। तो थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, 2/s अभी रहने दो ये। अच्छा इसका एलसीएम वगैरह ले लो, ए बी सी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी, इसमें इससे भाग देंगे तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा बी सी। अब बी सी में एक से गुणा करिएगा बी सी रहेगा, बी में इसमें भाग दीजिएगा तो ए सी बचेगा, बी से बी कट जाएगा ना, ए सी बचेगा, और ए सी में एक से गुणा करिएगा तो ए सी ही रहेगा। सी में सी इस पूरे में भाग दीजिएगा, सी कट जाएगा, ए बी बचेगा, और ए बी में 1 से गुणा करिएगा तो ए बी ही रहेगा, ठीक है। चलिए जब कुल मिला के अब यही काम मुझे करना है कि कुछ चेंज करना है, ठीक है। 2 का 2, ऊपर में और क्या बचा है बी सी। बी सी मतलब क्या, देखो जी बी को हम लोग क्या बोले हैं, चौड़ाई बोले हैं, ठीक है, यहाँ बी डाल दो। सी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई बोल रहे हैं, ठीक है। ए सी क्या होता है, ए सी मतलब L इंटू एच, ठीक है, L इंटू एच। ए बी मतलब L इंटू बी, ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिए। बटा में क्या है हमारे पास S, और ए बी सी है, मतलब यहाँ L गुने बी गुने एच, L गुने बी गुने एच। ये को फार्मूला है, देखो जी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच चाहे एच एल। तो ये एक्चुअली में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बोल दिया है कितना है, एस, कितना है जी, एस। तो इस पूरे बात को हम लोग एस बोल सकते हैं, और नीचे में तो एक और एस ही है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ नीचे में एक और एस है। एल गुने बी गुने एच, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच। तो ये घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन को क्या बोल रहा है, भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, भी। एस से एस कट गया एक बार में, एस से एस एक बार में, क्या बचा हमारे पास 1/v। ऑप्शन नंबर दिया है क्या कहीं पे 1/v, 1/v। ओ माय गॉड 26 का भी नंबर, ये तो अच्छा सवाल था, ठीक है। ये अगर बच्चों से नहीं बना है तो माना जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा हैवी लेवल का था। जिसने बनाया मतलब बहुत अच्छा किया है, और जिसने नहीं बनाया शर्माने की बात नहीं है। आप मेहनत करिए और करिए, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करते रहिए।
और मेहनत का फल तो ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। 27 नंबर देखो जी, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या दिया है? बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन कितना बोल रहा है वो? एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 6930 है, 6930। अब फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? उसकी ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? एच निकालना है। ये कैसे निकलेगा भाई? त्रिज्या वगैरह के बारे में कुछ नहीं दिया है। कैसे कैसे? एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई निकाले। बिल्कुल नहीं निकलेगा ऊंचाई भाई, जब तक आपको रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो कैसे निकलेगा? यहाँ दो गो वेरिएबल हो जा रहा है, आर और एच, किसी निकालना है एच, ये कैसे निकलेगी? बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपको कम से कम आर पता रहना चाहिए था, त्रिज्या पता रहना चाहिए था यहाँ पे। ये सवाल तो बिहार बोर्ड वालों ने गलत डाल दिए भाई। ठीक है, हो जाता है कभी कभी मिस प्रिंट, गलत नहीं डाला है, मिस प्रिंट हो जाता है। याद जहानी क्या बोलते हैं, मतलब याद भूल गया, मिस प्रिंट हो गया, वो अलग बात है। तो इस सवाल को आप डालिए किसमें? कानून के कटघरे में। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना था तो उसकी ऊंचाई निकालना था, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो देखो जी 28 नंबर, किसी घनाभ में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है? अरे भाई ये घनाभ होता है। क्या होता है ये? घनाभ। घनाभ मतलब किताब, माचिस का डिब्बा, ईंटा। इसमें कौ गो सतह होता है? 6 गो होता है। एगो सामने, एगो पीछे, 2 गो, एगो इस साइड, एगो उस साइड, 4 गो, एगो ऊपर, एगो नीचे, 6 गो। तो घनाभ में सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। किसी घनाभ में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। कह रहा है क्या? 29 नंबर, क्या क्या दिया है? 0, 20, 21, 40, 41 और 60। 0, 20, 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60 कैसे वर्ग अंतराल हैं? अतिव्यापी, अनतिव्यापी, या खुले, या परिसर? देखो जी ये सब क्या होता है, हिंदी जो है ना भारी है। ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग समझो, ये सब वर्ग अंतराल है। ये सब क्या है भाई? वर्ग अंतराल है। 0 से, आप स्टेटिस्टिक पढ़िएगा ना जब सांख्यिकी, तो उसमें ये सब मिलेगा। तो देखो अगर कुछ इस तरह का आ जाए, जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20। देखो ये वाला चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला 10 इसमें मिल रहा है, ये वाला 15 इसमें मिल रहा है ना, मतलब ये चीज़ इसमें ओवरलैप हो जा रहा है। तो इसको बोलते हैं, इस वाले वर्ग अंतराल को, इस तरह के वर्ग अंतराल को हम लोग बोलते हैं क्या? ओवरलैपिंग वर्ग अंतराल। ठीक है, ओवरलैप कर रहा है, ये चीज़ इसमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसमें क्या हो रहा है? 0 से 20, 21 से 40, अब 20 के बाद 21 चालू हो जा रहा है, यहाँ 40 के बाद 41 चालू हो जा रहा है, हो जाएगा ना? ये इसमें का कोई चीज़ इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें कोई चीज़ इसमें नहीं मिल रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब नॉन ओवरलैपिंग है। ये क्या है भाई? नॉन ओवरलैपिंग है। ये कैसा वर्ग अंतराल था? नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, ये खुला बंद आपको आगे क्लास में मिलेगा, जैसे 1 से 5। ठीक है, या इसको बोलते हैं खुला वर्ग अंतराल, ओपन। ये हो गया आपका क्लोज। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट आ गया ना, तो इसका मतलब देखो क्या होता है, इस वाले में 1 से लेके 5 तक का सभी वैल्यू इसमें काउंट होगा, लेकिन 1 और 5 नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ये जो बिग ब्रैकेट जब लग जाता है ना, इसको क्लोज बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। जब ये आ जाए ना तो 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, और 1 और 5 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब भी शामिल है। हालांकि ये चीज़ अभी आपको नहीं पढ़ना है। चलो देखो 30 नंबर, 28 भी हो गया, 29 भी हो गया। तो 29 का ऑप्शन कौन था हमारा? ये ओवरलैपिंग नहीं था, ये कौन सा था? नॉन ओवरलैपिंग था। ठीक है, रेंज कुछ और चीज़ होता है, वो इसमें यूज नहीं होगा अभी। तो ऑप्शन तो हमारा बी ही मिल गया। 30 नंबर देखो जी, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 2, 3, 4 या 5? प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मीन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मीन। एवरेज भी बोला जाता है उसको, औसत। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या, 7 को प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, शुरू का 7 गो, 4, 5, 6 और 7, इन सब का हमको मीन निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है, माध्य। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बोलिए चाहे औसत बोलिए, बात सेम होता है। तो माध्य बराबर क्या होता है? सबका जोड़, अब बट्टा में जो है उससे भाग दीजिए। तो मतलब इन सबको क्या करिए? जोड़िए। अब बट्टा में क्या करिए? कौ होता है? 7 गुना, 7 से भाग दीजिए। कह रहा था कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 7 को मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, शुरू के 7 गो नेचुरल नंबर है। इन सब का आपको माध्य चाहिए था, मतलब एवरेज चाहिए था। एवरेज होता है कि उन सबको जोड़िए, जो है तो सब भाग दे दीजिए। 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28 बटा में 7, मतलब 7 चौका 28,
माध्य क्या आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन जो 9th का आपका हाफ ईयरली 2023 से 24 का सेट था मैथ का, ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है। अगर आपको सब्जेक्टिव की ज़रूरत है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अलविदा।